DD फ्री डिश सेट ऑफ बॉक्स रिपेयर। देखिए दोस्तों, ये बॉक्स बिल्कुल डेड कंडीशन में है, तो अब हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, ये सब आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इसके सारे स्क्रू वगैरह खोल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको AC वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। इसको मैंने पावर पे लगा लिया है। अब यहाँ पर मल्टीमीटर को मैंने AC वोल्टेज पे सेट कर दिया है। चलिए इसको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितना हमारे को मिलनी चाहिए बिल्कुल AC वोल्टेज एक्यूरेट मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रहा। अब एक प्रॉब्लम इसके किस सेक्शन पे है, तो ये सब चेक करने से पहले एक बार मैं आपको इसकी आउटपुट DC भी चेक करवा लेता हूँ। आउटपुट मिल रही कि नहीं, ये सब हम चेक कर लेंगे। चलिए 200 पे सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको ग्राउंड कर लेते हैं। इस वाले प्रोब को ग्राउंड कर लेते हैं। ग्राउंड ये बॉडी में कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कितना है, 5 वोल्ट की जगह कुछ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट में कुछ भी अभी नहीं मिल रहा है अपन को। इसका मतलब ये बिल्कुल डेड है। अब इसकी रिपेयरिंग करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो इसकी लीड कटी हुई है, आप देख सकते हैं अलग अलग कटी हुई है, लेकिन आपस में जॉइंट नहीं है। इसमें टेप वगैरह मारा है। इनपुट तो कर रही है, हमारी जितनी वोल्टेज इनपुट करनी चाहिए बिल्कुल कर रही है, लेकिन अब इसके सर्किट में प्रॉब्लम है। उसको मैं सबसे पहले आपको सर्किट को निकाल के चेक करवा के आपको बताता हूँ कि इसका फॉल्ट किस जगह पे है और कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे। एक्यूरेट पॉइंट उसका ढूंढना है हमने। तो यहाँ पर इसके सर्किट को मैं बाहर निकालूंगा और आपको फॉल्ट ढूंढना बताऊंगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे इसका फॉल्ट हम ढूंढें। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर जो क्लिप वगैरह लगी हैं या फिर स्क्रू वगैरह भी हो सकती है आपके उसमें, उनको निकाल के आप इस सर्किट बोर्ड को बाहर निकाल लीजिए। चलिए मैं निकाल लेता हूँ। तो इसका सर्किट बोर्ड मैंने बाहर निकाल लिया। चलिए अब यहाँ पर इसको रखते हैं साइड पे, और सर्किट बोर्ड में जो आपका ये कैपेसिटर है एक बार उसको शॉर्ट कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, कैपेसिटर तक की सप्लाई ठीक रहती है और आगे ख़राब रहती है, तो कैपेसिटर वहाँ पे चार्ज हो जाता है, उसको शॉर्ट जरूर कर लेना आपने। चलिए, यहाँ पे इस कैपेसिटर भी चार्ज नहीं हो रहा था हमारा। अब देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम किस जगह पे है। अब स्टार्टिंग से हम चेक करेंगे। देखिए, अब इसको रखते हैं हम बजर की रेंज पे। ठीक है, बजर की रेंज पे रख लिया है और थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखना आपने, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। अब यहाँ से हमारा 220 वोल्ट इनपुट हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए 220 वोल्ट इनपुट होता है। अब ये वाला सर्किट थोड़ा सा अलग है, और भी सर्किट में मैंने आपको बताया है। इस सर्किट में यहाँ पर ये मेरे को लगता है कि पहली वीडियो है मेरी, तो इस सर्किट में आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बताऊंगा। अगर आपके पास ये सर्किट है, ये नहीं भी है तो कोई और सर्किट भी है, तो उसको भी आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबी हो सकती है वीडियो, तो ध्यान से ज़रूर देखना। अब यहाँ पर फ्यूज़ लगा रहता है, यहाँ से यहाँ तक एक फ्यूज़ लगा रहता है। ज़रूरी नहीं कि फ्यूज़ ही लगा हो, उसकी जगह पे इन्होंने रेजिस्टेंस का भी यूज़ किया है, जो कि फ्यूजेबल है। कुछ कम ओम्स की रहती है, जो कि फ्यूज़ का आपका काम करती है। अब यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को हम ट्रैक करेंगे। सबसे पहले इस वाले को ट्रैक कीजिए। ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या लगता है, एक इंडक्टर कॉइल लगती है, जिसका यहाँ पर बना के रखा हुआ है इन्होंने, पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल ना डालने के बजाय इन्होंने यहाँ पर NTC यूज़ करा है। कोई बात नहीं, NTC भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। NTC का फुल फॉर्म है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सबसे पहले आपको इसके यूज बता देता हूँ। जो कंपोनेंट है ना NTC, इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। NTC एज ए थर्मिस्टर यूज किया जाता है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है वो घटता है बढ़ता है। अगर आपका टेम्परेचर आपका मतलब आप इसको अगर थोड़ा सा हीट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, हीट करने पर मतलब कम हो जाएगा रेजिस्टेंस, और ठंडा करने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सर्किट में वोल्टेज के हिसाब से जो इसका टेम्परेचर रहता है वो सेट होता रहता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। तो इन्होंने NTC यहाँ पर लगाया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर NTC नहीं भी है तो आप NTC अगर कभी ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक कॉइल यूज कर सकते हैं, जो कि आपको सप्लाई में देखने के लिए मिल सकती है। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट को हमने ट्रैक करा, वो जा रहा है आपका यहाँ पर NTC पे। तो यहाँ पर NTC में सर्किट पूरा कर लिया है। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट आपका ये फ्यूज के लिए जा रहा है। देखिए, ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक फ्यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर फ्यूज को क्रॉस दे दिया है इस तरीके से। तो टोटल मिला के इन्होंने यहाँ पर कॉइल यूज न करके और फ्यूज एक्चुअल वाला यूज न करके यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला फ्यूज दे दिया है, कॉइल की जगह NTC दे दिया। यहाँ पर इन दोनों से सर्किट को पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर इन दोनों के माध्यम से इस ब्रिज रेक्टिफायर तक आपका वोल्टेज जा रहा है। अभी क्या करना है, सबसे पहले इस और इसको चेक करना है। ये दोनों सही होते हैं तो फिर आगे डायोड चेक करनी है, फिर कैपेसिटर चेक करना है। बाकी फिर कैपेसिटर से आगे को आपने ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट आपको लग रहे हैं ना, IC वाईसी कैपेसिटर डायोड, बस इतने। प्राइमरी सेक्शन में जो फॉल्ट आता है यानी कि डेड जो कंडीशन होती है आपके इन कंपोनेंट्स की खराबी से
वो प्रॉब्लम आती है। मतलब ट्रांसफार्मर से इधर को जितने भी आपको कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं उनको आपने चेक करना है, ठीक है। कितने हैं, कुछ भी नहीं तो 10-12 कंपोनेंट से भी ज़्यादा नहीं है, तो इतनों को आपने चेक करना है प्राइमरी सेक्शन के लिए। अब स्टार्टिंग हम फ्यूज से करेंगे, क्योंकि फ्यूज आपका थोड़ा सा यहाँ पर जला भी है यार, फ्यूज हल्का सा आपको दिखाऊँ तो फ्यूज हल्का सा यहाँ पर जल के, मतलब यहाँ पर लग तो रहा है फ्यूज में, फ्यूज उड़ने की कोई और वजह भी हो सकती है। सबसे पहले हमें फ्यूज ही चेक करना है, टोटल मिला के फ्यूज चेक करना है। अब देखिए मल्टीमीटर को मैंने बजर के रेंज पे सेट करा है। मेरे समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो वीडियो छोड़ सकते हैं, बाकी सीखना है तो देख सकते हैं। अब देखिए फ्यूज को चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्यूज यहाँ पर जला हुआ है, तो इसका मतलब फ्यूज यहाँ पर बिल्कुल बर्न है, बिल्कुल ओपन हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर फ्यूज में अगर फ्यूज ओके रहता तो कितनी वैल्यू दिखाता, लगभग आपको 10 ओम 20 ओम या फिर 30-40 ओम्स तक दिखा सकता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डेड है। अब हमें चेक करना है एनटीसी। चलिए एनटीसी को चेक करते हैं। एनटीसी तो चलिए यहाँ पर वैल्यू दिखा रही है। हाँ, एनटीसी का बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि एनटीसी का क्या मतलब चेक करने का क्या मेथड होता है। वैसे मैंने एनटीसी के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है, इस वीडियो के एंड पे वो वीडियो दे दूँगा, वो उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल वैसे बता देता हूँ, एनटीसी को जब भी आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी भी बिल्कुल दे सकता है और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसका वहाँ पर दिखाई देगा। देखिए आपको यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है 15 दिखाई देगा। अगर आप इसको हीट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस घटने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर उसका मेथड बता दिया, बाकी डिटेल वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। एनटीसी बिल्कुल ओके है, फ्यूज ओपन हो चुका है। अब फ्यूज ओपन क्यों हुआ, फ्यूज ओपन होने के क्या क्या वजह हो सकते हैं, आपको पहले मैं वैसे ही बता देता हूँ। फ्यूज ओपन होने के क्या मतलब फ्यूज उड़ने के क्या क्या कारण होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 डायोड ख़राब होना, 4 डायोड में से कोई एक डायोड ख़राब होना। अगर एक डायोड भी ख़राब हो जाती है तो आपका फ्यूज उड़ जाता है। आपका कैपेसिटर ख़राब है तो फ्यूज उड़ेगा, आपकी आईसी ख़राब है तो फ्यूज उड़ेगा, आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट है तो फ्यूज उड़ेगा, आपका ये वाला कैपेसिटर आपका उड़ गया है तो फ्यूज उड़ेगा, और यहाँ पर इस डायोड के ख़राब होने की वजह से भी आपका फ्यूज उड़ सकता है। तो आपने समझ लिया। अब हमें चेक क्या करना है, आखिर है क्या ख़राब, फ्यूज उड़ा क्यों। चलिए अब एक एक करके हमने डायोड को चेक करना है। डायोड को चेक करने का जो मेथड रहेगा इस मोड में आप चेक करेंगे। अगर आपको पता है डायोड को कैसे चेक किया जाए तो बिल्कुल आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं डायोड को। चलिए डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है, एक तरफ से वैल्यू नहीं देता, तो चलिए फिर अब चेक करते हैं इसको। यहाँ पर और यहाँ पर लगाते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डायोड ऐसी वैल्यू ना देके इस तरीके से बीप मार रहा है तो इसका मतलब डायोड ख़राब हो सकती है, लेकिन डायोड को निकाल के चेक करना है। कोई कंपोनेंट आपका शॉर्टिंग बता रहा है तो उसको निकाल के आपने चेक करना है। बाकी डिटेल्स में सीखने के लिए आपने इसके बेसिक्स सीखने होंगे। डायोड कैसे चेक करी जाती है, रेजिस्टेंस कैसे चेक करी जाती है, कोई भी कंपोनेंट कैसे चेक करा जाता है, ये आपने सीखना होगा। तो मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी बताया है। फिलहाल यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको शॉर्टिंग निकालना, मतलब इसका जो फॉल्ट है वो निकालना सिखा रहा हूँ। अब देखिए इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर अब उल्टे करके चेक करना है। एक तरफ से वैल्यू देता है, जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही डायोड एक तरफ से ही वैल्यू देता है। यहाँ पर डायोड ओके है, इस डायोड को चेक करते हैं तो ये इस तरफ से वैल्यू देगा, इसका मतलब। तो ये अपोजिट साइड से इसको चेक करते हैं तो भाई डायोड भी यहाँ पर वैल्यू हमारा दे रहा है, इसका मतलब डायोड ओके है, बीप नहीं मारना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर पे चलते हैं, क्योंकि ये डायोड है ना, डायोड यहाँ से ये देखिए यहाँ पर आपका ये फ्यूज है और यहाँ पर एक एनटीसी यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए कहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एनटीसी लगा हुआ है। तो ये दोनों आपकी लाइन जा रही है डायोड पे, डायोड से यहाँ पर, और यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया तो यहाँ पर जा रहा है कैपेसिटर पे। ये देखिए आप पीसीबी के प्रिंट को ट्रैक करेंगे तो वो जो लाइन है वो जा रही है कैपेसिटर तक यहाँ पर। अब कैपेसिटर को चेक कर लेते चलिए, तो यहाँ पर कैपेसिटर पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो कैपेसिटर बिल्कुल हमारा ओके। हाँ वैल्यू दिखा सकता है, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं दे, वैल्यू दिखा सकता है आपका कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर कैपेसिटर को, अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर को यहाँ पर इस तरीके से लगा लिया तो इसका मतलब कुछ देर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। इसको डायरेक्ट आप 20 वोल्ट पे देखिए और यहाँ पर देखिए कितना वोल्टेज यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो देखिए कैपेसिटर कुछ ना कुछ चार्ज हो जाता है तब यहाँ पर वोल्टेज दिखाता है। तो ये तो एक छोटा सा मेथड है आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे किसी और कंपोनेंट की तरफ। अब चलते हैं हम, कैपेसिटर के बाद क्या है, यहाँ पर ये वाली लाइन जा रही है हमारी, यहाँ पर ये जा रही है सीधे आईसी तक। अब आईसी तक जा रही है तो आईसी की जो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर का ये नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है,
ये जा रहा है आईसी के इन दोनों पिन पे अटैच है, ठीक है। आईसी के इन दोनों पिन पे ये अटैच है। कौन सा? कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट। अब कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है ये वाला, ये जा रहा है ट्रांसफार्मर का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अटैच है, फिर यहाँ से जा रहा है यहाँ पर। तो ये आईसी में जो आपका मेन जो आपकी 220 वोल्ट जा रही है कैपेसिटर से होते हुए वो इस पिन पे और इस पिन पे जा रही है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आईसी के इस पे चेक करते चलिए। तो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, बिल्कुल ओके है। अब आईसी के अदर्स पिन पे चेक करते चलिए, इसमें और इसमें चेक करते हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं। इसमें चेक करते हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसमें और इसमें चेक करते हैं, कोई भी शॉर्टिंग नहीं। इसमें चेक करते हैं, कोई शॉर्टिंग, मतलब आईसी में भी कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही, किसी भी पिन पे आपस में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक बार उल्टे करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आईसी के जैसे मैंने उल्टे करके ट्रैक करना बताया था ना, वैसे आप ट्रैक करेंगे तो आईसी के किसी पिन पे यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं आ रही है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको पता नहीं चलेगा कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, आपने एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, इसलिए आपको उल्टे पीसीबी मैंने आपको बताया। अब इस कैपेसिटर में चेक करते हैं, इस कैपेसिटर पे जो भी शॉर्टिंग वगैरह रहेगी या फिर जो भी है वो आप चेक करिए। शॉर्टिंग आती है तो समझ लीजिए कैपेसिटर आपका ये वाला ख़राब है। नहीं आ रही शॉर्टिंग तो इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा ओके है। अब इस डायोड को, इस रेजिस्टेंस को और इस कैपेसिटर को चेक करना है, जो कि एक साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए एक साथ यहाँ पर लगे हुए, इनको हमने चेक करना है। तो चलिए इसको मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर कौन सा ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर और ये डायोड तीनों एक साथ यहाँ पर मतलब एक साथ लगे हुए आपस में एक दूसरे के अगल बगल में। तो यहाँ पर ठीक है, ये कैपेसिटर भी यहाँ पर ठीक बता रहा है और यहाँ पर ये डायोड भी ठीक बता रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन में कोई भी फॉल्ट हमारे अभी पकड़ में नहीं आया है, कोई भी कंपोनेंट में खराबी या फिर कोई भी शॉर्टिंग जो भी हमें आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। इसका मतलब सिर्फ फ्यूज यहाँ पर बर्न हुआ है या फिर फ्यूज ओपन हुआ है। एक बार ऐसा करते हैं कि फ्यूज को बांध लेते हैं, उसके बाद इसको सीरीज में चलाएंगे। सीरीज में चलाने के बाद ही पता चल पाएगा कि यहाँ पर इसमें क्या खराबी है। अगर आपके पास फ्यूज ये वाला नहीं है तो एक पतली सी वायर का एक फ्यूज बना लीजिए और इसी के जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक कि फ्यूज हमने कनेक्ट करना है। उसके बाद इसको एक बार चला के देखेंगे। इसके बाद मैं आपको इसका जो सेकेंडरी सेक्शन है ना उसका फॉल्ट भी बताऊंगा। अगर ये ओके हो जाता तो ठीक है, नहीं तो इसका सेकेंडरी सेक्शन में कोई फॉल्ट आया रहेगा तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको बांध दिया, देखिए फ्यूज को बांध दिया। टेम्प्रेरी फ्यूज है, बाद में इसको मैं चेंज करके इसमें रेजिस्टेंस लगा लूँगा। फिलहाल एक वायर को यहाँ पर बांध लिया है। अब एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। परमानेंटली आप ऐसा फ्यूज न बांधें क्योंकि ये कहीं भी अटैच हो सकता है। या तो आप इसको अच्छी तरीके से पैक करके बांधें तब आपका सक्सेस हो जाएगा, वरना कहीं पे अटैच हो सकता है। इसलिए वैसे भी एग्जांपल के लिए मैं इसको सीरीज में चेक करने वाला हूँ, तब जाके मैंने ये वाला फ्यूज इसमें बांधा हुआ है। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सीरीज में आपने चेक करना है। डायरेक्ट आप 220 वोल्ट देंगे, कोई चीज़ इसमें खराबी रहेगी तो आपका कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसको आप सीरीज में चेक करेंगे। इसको ऑफ कर लिया है, तब जाके इसको करना है। डायरेक्ट 220 वोल्ट पे हाथ कैसे लगाएंगे ये तो एक मजाक की बात हो गई, खतरे वाली चीज़ें हैं। चलिए इसको कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको आउटपुट चेक करवाता हूँ। चलिए इसको ऑन करते हैं और आउटपुट आपको चेक करवा के मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये हमारा डीसी रेंज पे सेट है और यहाँ पर जो ग्राउंड का पोजीशन रहेगा, सॉरी ग्राउंड का जो आपका प्रिंट रहेगा एक ये वाला है, ये यहाँ से दूसरे नंबर का और यहाँ से दूसरे नंबर का वो ग्राउंड का रहता है। तो इसको मैं ग्राउंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सेफ जगह पे ग्राउंड करूँगा। तो चलिए यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर इसको ग्राउंड कर लेता हूँ और यहाँ से वोल्टेज चेक करवा के आपको दिखाते रहता हूँ। तो ये देखिएगा सबसे लास्ट वाली पिन पे 5 वोल्ट दिखा रहा है, बिल्कुल ओके है। देखिए 5.1 ठीक है, ये ओके है, ये ग्राउंड का रहेगा। ये आपका 24 वोल्ट का रहता है, यहाँ पे 20 वोल्ट दिखाता है, कोई बात नहीं। एक्यूरेट 24 वोल्ट तो दिखाता नहीं है, वैसे 20 वोल्ट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हिल जा रहा है, तब जाके आपको अप डाउन हो सकता है लगे। यहाँ पर 12 वोल्ट के आसपास आपको दिखा सकता है। देखिए 14 वोल्ट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लोड पे आने पर अपना एक्यूरेट वोल्टेज वो दिखा देगा। यहाँ पर आपको 1 मिनट, यहाँ पर 3.3 का पॉइंट रहता है, इसमें चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। चलिए थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पर देखिए 3.3 यहाँ पर दिखा रहा है। इसका मतलब सारी वोल्टेज ओके यहाँ पर हो चुकी है। सिर्फ यहाँ पर फ्यूज बर्न हुआ था, लेकिन आपको मैंने इसलिए पूरा यहाँ पर बताया। देखिए मैं तो चाहता था फ्यूज बांध के पहले भी दिखा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या क्या फॉल्ट आते हैं वो आपको बेसिकली मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सेकेंडरी सेक्शन का एक बार बता देता हूँ। देखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, वरना वीडियो को आप छोड़ सकते हैं। सेकेंडरी सेक्शन
यानी कि देखिए अभी भी ये कैपेसिटर चार्ज हैं, थोड़े इनको डिस्चार्ज वगैरह कर लेते हैं। चलिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज जब तक लोडमैन यहाँ पर नहीं रहता तब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं। आप इनको डिस्चार्ज करके ही यहाँ पर काम कीजिए। वैसे डीसी में है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एसी वोल्टेज का ज़्यादा रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर से इधर का जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका सेकेंडरी सेक्शन। तो वही सेकेंडरी सेक्शन में आपका ये ट्रांसफार्मर के जो आपकी वाइंडिंग इस फॉर्मर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पर वो अलग अलग सप्लाई आउटपुट कर सके। वहाँ यहाँ पर अलग अलग आउटपुट के लिए अलग अलग यहाँ पर डायोड लगी रहती हैं। चलिए इनके कार्य आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल ओके है और सेकेंडरी में आपकी वोल्टेज डिस्टर्ब हो रही है, जैसे वोल्टेज बोले तो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट, इनमें से कोई भी वोल्टेज आपकी डिस्टर्ब करे तो वहाँ पर आपने उसकी जो डायोड है उनको चेक करना है। ट्रांसफार्मर से आउटपुट में डायोड लगी हुई है। देखिए ट्रांसफार्मर की आप एक बार लेग को चेक करिए। देखिए इस लेग से यहाँ तक एक डायोड आ रही है, इस लेग से यहाँ तक एक डायोड, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड, यहाँ से यहाँ तक, सभी लेग पे एक डायोड अटैच्ड है। मान लीजिए वो डायोड को छोड़ लीजिए। एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये सब बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये सबके सब यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये लास्ट में इन्होंने ग्राउंड लिखा हुआ है, जो कि ग्राउंड का नहीं है। लास्ट में यहाँ पर आपका 5 वोल्ट का रहता है। यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से जो है गलत लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जिन्हें पता नहीं है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो नए नए अभी सीख रहे हैं हो सकता है इसको फॉलो करें। यहाँ पर एक गलत प्रिंट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट, ये पॉइंट है आपका 5 वोल्ट का। मान लीजिए आपकी 5 वोल्ट डिस्टर्ब कर रही है, या फिर 5 वोल्ट में यहाँ पर या तो आपको ज़्यादा मिल रही है या फिर कम मिल रही है। आपने क्या करना है, ये 5 वोल्ट की पिन को आप ट्रैक करिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा हुआ है, चलिए उसको चेक करते हैं। ये है जेनर, ये 5 वोल्ट की नहीं जेनर लगी हुई है जो यहाँ पर रेगुलेट कर रही है उसको। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा आती है तो ये जेनर वहाँ पर ख़राब हो जाती है। मतलब यहाँ पर आपका 5 वोल्ट से ज़्यादा आ ही नहीं सकती है। आपको यहाँ पर 5 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगी तो ये जेनर फट जाएगी, क्योंकि ये जेनर 5 वोल्ट के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर यूज करी है, जो कि ग्राउंड से इसकी लेग अटैच रहती है। वो अभी आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 5 वोल्ट के जो ट्रैक हैं, ये तो रेगुलेटर हो गया, इसको तो छोड़ दो। अब यहाँ पर इसको ट्रैक करो। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा जो फिल्ट्रेशन के लिए है। चलिए इसको भी छोड़ दो। अब ये कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, ये भी फिल्ट्रेशन के लिए है। अब इस पे यहाँ पर से यहाँ पर तक क्या लगा हुआ है, देखिए ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं लगा है, बस यहाँ से यहाँ तक लगी है एक डायोड लगी है। देखिए इस पॉइंट में आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली डायोड लगी है। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसफार्मर की एक लेग से अटैच है। तो यहाँ से आपको 5 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद यहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी है, ये यहाँ तक एक क्या है, ये भी रेजिस्टेंस है। और तो यहाँ पर आपको TL431 नंबर का एक ट्रांजिस्टर मिल सकता है। असल में वो ट्रांजिस्टर नहीं होता, वो एडजस्टेबल जेनर होता है। अगर उसमें जो कुछ भी खराबी आती है तो आपको 5 वोल्ट से ज़्यादा या फिर कम दे सकता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर है TL431 नंबर का आपको यहाँ पर एडजस्टेबल यहाँ पर जेनर मिल जाएगा। इसको ट्रांजिस्टर की शेप में बनाया गया है, क्योंकि इसका कुछ स्ट्रक्चर ही अंदर का कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर अब देखिए 5 वोल्ट डिस्टर्ब करती है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, उसको भी छेड़ने से पहले आप यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के इस लेग से यहाँ तक एक डायोड आ रही है ना, उसको आपने चेक करना है। अगर आपको 5 वोल्ट नहीं मिल रही है तो इसको चेक कीजिए। सबसे पहले ये शॉर्टिंग कर रहा है या फिर ये ख़राब है, ये आपने चेक करना है। और इसकी वोल्टेज भी शिफ्ट हो जाती है, आप इसको निकाल के दूसरा लगा के देखेंगे 5 वोल्ट के लिए। ठीक है, आप इसको निकाल के दूसरा वाला डाल देंगे इसी नंबर का, जिस नंबर का इसमें मेंशन है। तो यहाँ पर इसको आपने चेंज किया, फिर भी 5 वोल्ट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है, तो आपने उसके बाद यहाँ पर TL431 को आपने चेंज करके देखना है। ये जो आपको दिख रहा है ना ट्रांजिस्टर, उसको चेंज करके देख लेना है। बाकी साथ में आप इन जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर अगल बगल में रेजिस्टेंस वगैरह, उसको आपने चेक करना है। अगर देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे ओके हैं, तो फिल्ट्रेशन के लिए जितने भी आपको बीच बीच में कैपेसिटर मैंने दिखाए थे उनको भी आपने एक बार चेंज करके देख लेना है। कभी कभी कैपेसिटर वीक हो जाने की वजह से आपको वोल्टेज वहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल पाती है, वहाँ पर लोड नहीं उठा पाता है, आपका जो कार्ड है वो लोड नहीं उठा पाता है। वहाँ पर कैपेसिटर आपको फिल्ट्रेशन के साथ साथ वहाँ पर वोल्टेज को देने में मदद करता है, इसलिए कैपेसिटर का यूज हमेशा पैरेलल पे किया जाता है। आप उसको एक बूस्टर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कैपेसिटर भी चेंज कर ली है, सब कुछ चेंज कर लिया, फिर भी नहीं आ रही है तो आपका फिर ट्रांसफार्मर का दिक्कत है। तो सब कुछ ओके है तो ट्रांसफार्मर का दिक्कत है,
फिर आप ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे। अब यहाँ पर 5 वोल्ट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया है, ये ग्राउंड का है। तीसरे नंबर का आपका कितना है, ये है आपका 12 वोल्ट का। अब देखिए तीसरे नंबर का 12 वोल्ट का है, इसको हम ट्रैक करेंगे यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद कैपेसिटर को चेक कर लिया, शॉर्टिंग वोटिंग नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ, वीक भी हो सकता है कैपेसिटर, लास्ट में ये बताऊँगा। पहले आप सिर्फ डायोड को चेक करेंगे, जो डायोड यहाँ पर लगी हुई है 12 वोल्ट के लिए, यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर लगा और यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी डायोड लगी है ये वाली, चलिए ये वाली डायोड है, तो इसको आपने चेक करना है। अब यहाँ पर इस डायोड को आपने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। देखिए चेंज भी कर लेना है, क्योंकि डायोड ऐसा है, देखिए दोस्तों कभी कभी इसमें हाफ शॉर्टिंग आने की वजह से वोल्टेज शिफ्ट हो जाती है, मतलब इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, इसलिए आपको डायोड को चेंज कर लेना है, उसके बाद तब कंफर्म हो पाएगा। डायोड और कैपेसिटर 2 चीज़ें हैं जो आपको 12 वोल्ट पे मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर डायोड और कैपेसिटर ही है जो कि आपको यहाँ पर 12 वोल्ट पे मिल रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 24 वोल्ट। 24 वोल्ट का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इसको ट्रैक करेंगे। चलिए यहाँ पर कौन सा हमारा कंपोनेंट लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगा है जो कि यहाँ पर आपको 5 वोल्ट दे रहा है, मतलब इसको ड्रॉप करके 5 वोल्ट यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। उसको अभी चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या क्या लगे और देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक कैपेसिटर है जो कि आपको 24 वोल्ट की उसमें ट्रैक में मिल रहा है, जो कि इसके फिल्ट्रेशन के लिए है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है जो कि इस लेग से हमारा 24 वोल्ट यहाँ से डायोड के माध्यम से आ रहा है इस पॉइंट तक। चलिए ये सब तो हमारा चेक हो गया है, उस रेजिस्टेंस का भी आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट में 3.3 वोल्ट है, तो वहाँ के लिए यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगाई गई है जो कि 24 वोल्ट को ड्रॉप करके 3.3 यहाँ पर दिया गया है। जो अदर सप्लाई होती है, जैसे कि आपको एक बार मैं एग्जांपल के अदर सप्लाई दिखाता हूँ, तो उसकी आप स्ट्रक्चर को देखोगे वो अलग रहता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर आपको 5 वोल्ट से ही आपको 3.3 दे दिया जाता है, जैसे कि आपको ये 5 वोल्ट है, ठीक है, ये 5 वोल्ट है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी है, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी है, ये 3.3 को दे दिया है, मतलब 5 वोल्ट में ही 2 डायोड लगा के 3.3 वोल्ट यहाँ पर दे दिया गया है इस सप्लाई में। लेकिन इस सप्लाई में 3.3 को 24 वोल्ट से ड्रॉप करके यहाँ पर दिया गया है। 5 वोल्ट के लिए अलग से यहाँ पर प्रोटेक्शन वगैरह अलग से इसमें दिया गया है। वैसे ये सप्लाई मुझे अच्छी लगती है, ये वाली जो आप देख रहे हैं ये सप्लाई बिल्कुल ओके है। इस सप्लाई को अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको महंगी मिल सकती है, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगती है। यहाँ पर इनका यूज़ नहीं बता पाया मैं, इनका यूज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑप्टो कपलर ये क्यों लगाया गया है। अब यहाँ पर ये स्विचिंग के लिए यहाँ पर यूज करा गया है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। इसका ये एक कंपोनेंट प्राइमरी सेक्शन में, एक कंपोनेंट सेकेंडरी, इसमें 4 लेग हैं, देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर इसके अंदर एक एलईडी और एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। अब यहाँ पर से आपको इसके अंदर एलईडी मिलती है, अगर वो एलईडी फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पे पड़ती है तो यहाँ पर ये स्विचिंग होके ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका आधा हिस्सा प्राइमरी सेक्शन में, आधा हिस्सा सेकेंडरी सेक्शन में होता है। अगर आप ऑप्टो कपलर को चेक करते हैं, अगर आपको प्राइमरी सेक्शन आपका बिल्कुल सारे कंपोनेंट ओके हैं, सेकेंडरी भी ओके है, फिर भी यहाँ पर ये चालू नहीं हो पा रहा है, तो तब आपने करना क्या है, इसमें इसकी लैग को चेक करना है। कोई भी लैग आपस में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इसकी वैल्यू है आपको वहाँ पर मिलनी चाहिए। एक बार आपको चेक करवा के दिखाई देता हूँ। कुछ ओम से यहाँ पर या फिर कुछ रेजिस्टेंस इसमें दिखाएगा, जो कि ये ट्रांजिस्टर की वजह से आपको या फिर एलईडी की वजह से दिखा सकता है। देखिए इस तरफ एलईडी होती है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा सकता है। एक तरफ से दिखाएगा, एक तरफ से नहीं दिखाता। और वैसे ट्रांजिस्टर का नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर की बेस की पिन तो अंदर है, जिसमें आपका एलईडी की एक किरण पड़ती है और यहाँ पर ऑन हो जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक तरफ से वैल्यू दिखा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया 800 के आसपास दिखा रहा था, तो हो सकता है कुछ और भी दिखाए। तो यहाँ पर इसकी कोई भी लैग आपस में इस तरीके से शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। ये तो मैंने बता दिया। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, प्राइमरी सेक्शन का ही है वो थोड़ा सा एक छोटा सा फॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग आ रही है, इस डायोड में शॉर्टिंग आ रही है, फिर किसी भी कंपोनेंट में आपको शॉर्टिंग आ रही है, उस कंपोनेंट को आपने बाहर निकालना है, तब जाके चेक करना है। ऐसा होता है ना दोस्तों, कभी कभी इस आईसी के मेन आईसी के ख़राब होने की वजह से आपको इस डायोड पे, कैपेसिटर्स पे शॉर्टिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए आपको कैपेसिटर को निकाल के चेक करना है। जिस भी कंपोनेंट में आपको शॉर्टिंग आ रही है उसको निकालिए, चेक कीजिए। आपको उसको तो निकाल के चेक करेंगे, साथ में उसके प्रिंट जो आपको दिख रहे हैं उस पर भी चेक करना है। तो वहाँ पे आपको शॉर्टिंग आ रही है तो लास्ट में आपको सारे के सारे कंपोनेंट ओके मिल गए, शॉर्टिंग आपको फिर भी बनी है, तो इसको निकालिए
और अलग कर लीजिए, फिर जाके शॉर्टिंग चेक कीजिए, आपको शॉर्टिंग नज़र ही नहीं आएगी। क्योंकि ऐसी में जो 220 वोल्ट कैपेसिटर के थ्रू आपके और ट्रांसफार्मर से होते हुए जा रही है ना, स्विचिंग होते हुए, तो वहाँ पर उसमें आपका खराबी आने की वजह से भी आपको कैपेसिटर में शॉर्टिंग सुनाई दे सकती है। तो इसलिए आपको इसको निकालिए, ये वाली आईसी डाल दीजिए। इसका नंबर आपको बताऊं, देखिए इसमें अलग अलग नंबर की होती है। जो ये वाला कार्ड है इसमें वाइपर 22 है और इसमें AP 8022, हाँ 8022 ही है, ठीक है, AP 8022 इसमें लगी होती है। तो सेम नंबर की डालिए। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, आपको दिखाऊँ। इसके और इसके स्ट्रक्चर में इतना अंतर है कि यहाँ पर AP 8022 की 4 लेग एक साथ यहाँ पर अटैच रहती है, इसमें 2 लेग एक साथ होती हैं सिर्फ। यहाँ पर इसके और इसके आईसी में काफ़ी अंतर है। अगर आप चाहते तो इसकी जगह, अगर आपको नहीं मिल रही, कोई और आईसी लगाना चाहते तो गूगल वगैरह में सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। लेकिन उसको अच्छी तरीके से उसका नॉलेज होना चाहिए, तब जाके उस आईसी को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसको एक बार लगाता हूँ और चेक करता हूँ कार्ड वगैरह भी सही है कि नहीं, वो सब पता चल जाएगा। अब यहाँ पर फॉल्ट तो काफ़ी छोटा था, लेकिन आपको नॉलेज मैंने पूरा दिया है। अगर आपके उसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो ये वीडियो अगर आप गलती से भी देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्यूशन होना है। क्योंकि यहाँ मैं आपको बहुत डीप तरीके से बताता हूँ, और तरीके से भी बताने के साथ साथ बहुत अदर्स भी आपको नॉलेज देता हूँ, ताकि आपको बहुत सारी जानकारियाँ सीखने के लिए मिल सकें। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं ऑन करता हूँ और अब इसकी डिस्प्ले में ध्यान देंगे। तो चलिए इस तरीके से आपको दिखाता हूँ। इसको अभी मैं बाद में फिट करूँगा, पहले आपको इस तरीके से मैं दिखाई देता हूँ ऑन करके। चलिए फिर इसको टेस्ट कर लेता हूँ। इसको अच्छी तरीके से रख लिया है। अब आप डिस्प्ले में ध्यान देंगे, इसको अटैच कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर ये हाँ ऑन हो चुका है। देखिए वेट करते हैं चैनल आने का। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज आपको दी जाएगी। मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।